हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो टॉपिक आपके मतलब एक एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, शिक्षा से चाहे शिक्षा शास्त्र के विषय के बच्चे हों या जो भी टीचिंग से संबंधित बच्चे हों, जो बीएड या बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड जो भी बच्चे हैं, इन सब बच्चों के लिए टीचिंग एक शिक्षण ऐसे टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी हम आपको चीज़ें पढ़ाएंगे या बताएंगे वह सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस क्लास को ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली बार टीचिंग क्या है हम थोड़ा जानते हैं। टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। शिक्षण को समझने के लिए हम इससे पहले शिक्षा क्या है ये बात समझते हैं, तब हम शिक्षण की प्रक्रिया पर आएंगे। ठीक है, एजुकेशन का हम थोड़ी सी मीनिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा जो है हमारा, शिक्षा एजुकेशन जिसे कहते हैं, एजुकेशन शिक्षा जो है, हम अगर संस्कृत से लें तो शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु से, जिसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, शिक्ष धातु से मतलब बना है जिसका अर्थ होता है सीखना, यानी कि एजुकेशन जो है हमें सिखाता है। शिक्षा हमें हमेशा ज्ञान देने का कोशिश करता है। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एडुकेटम से बना है। किससे बना है? एडुकेटम से। एडुकेटम जो होता है यह लैटिन भाषा के ई प्लस डूको से बना है। ई प्लस डूको से बना है। ई का मतलब होता है अंदर और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी कि एडुकेटम से, एजुकेशन को एडुकेटम से मानते हैं लैटिन भाषा के। और ई और डूको, ई का मतलब भी होता है अंदर की चीज़ों को और डूको का मतलब बाहर निकालना। यानी इनके आधार पे हम देखें तो शिक्षा क्या है। शिक्षा हमारे अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं या जो भी अंतर्निहित हमारी क्षमताएं हैं, उन शक्तियों को, उन क्षमताओं को और विकसित करना और उनमें सुधार करना और उसको बाहर निकालना, उन शक्तियों का, उन जो है ज्ञान को हमें और परिपूर्ण करना, ये कार्य शिक्षा करती है। ठीक है, तो इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शून्य नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं, कुछ ना कुछ ज्ञान है और उस ज्ञान को और हम बेहतर कैसे बनाएं और उसको परिपूर्ण कैसे बनाएं, उसको हम बाहर कैसे निकालें, जो हमारे छिपे हुए अंदर जो अज्ञान है उसको बाहर निकालने का कार्य ही शिक्षा करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी एजुकेशन की प्रक्रिया पर, शिक्षा की प्रक्रिया पर। ठीक है, इसके आधार पर तो हम जानेंगे शिक्षा हमारी अंतर्निहित शक्तियों का विकास जो है बाहर निकालने का कार्य करता है और तमाम शिक्षाविदों ने शिक्षा की परिभाषा दी है। तो हम शिक्षा, चूंकि शिक्षण की तरफ चलते हैं, शिक्षा के बारे में हम अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो वीडियो में डाल देंगे, लेकिन फिलहाल हम शिक्षण की तरफ चलते हैं आज का क्लास मेरा। अब शिक्षण की तरफ आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के कई शिक्षण प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। शिक्षण प्रक्रिया के इसके 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्या है? कोई भी शिक्षा के लिए सबसे पहले हम समस्या को लेते हैं। क्या लेते हैं? समस्या, क्योंकि समस्या हमारे सामने आएगी तभी शिक्षण की प्रक्रिया। समस्या क्या है? समस्या के समाधान के लिए हम उद्देश्यों को निश्चित करते हैं। हमारी समस्या क्या है? हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करना या हमारे जो है हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन करते हैं। ठीक है, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं। उन उद्देश्यों को हम लेके चलते हैं और कोई ना कोई हमारी समस्याएं जरूर होती हैं। उन समस्याओं के आधार पर हम अपने उद्देश्यों को निश्चित करते हैं। इसके साथ ही हम जब उद्देश्य को समस्या के आधार पे हम उद्देश्य निश्चित कर रहे हैं और उद्देश्यों के आधार पे हम शिक्षण कार्य करते हैं और इस शिक्षण कार्य हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका हम
कैसे पता करते हैं? मूल्यांकन से। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के 4 जो है अवस्थाएं हम मान सकते हैं कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमारी समस्या का आना जरूरी है। समस्या के आने के साथ ही हम उसके उद्देश्यों को निश्चित करते हैं। उद्देश्य हमारे निश्चित हो जाते हैं। उद्देश्यों को निश्चित करने के साथ हम उसकी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते हैं और जो प्रक्रिया हमारी शिक्षण जो होता है उसका मूल्यांकन हम करते हैं कि हमारे इस उद्देश्य कितने प्राप्त हुए या समस्या का समाधान हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। इसका हमें कैसे पता? मूल्यांकन से पता चलता है। तो ये 4 स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के। अब थोड़ा सा हम, चूंकि हमारा टीचिंग जो है सब्जेक्ट टॉपिक हमारा शिक्षण है, तो शिक्षण के हम सभी पक्षों को थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट जो है बताएंगे। तो अब अगला हम आते हैं शिक्षण के किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के उसके स्टेप होते हैं, जैसे हमने बताया। उसके साथ ही शिक्षण के स्तर होते हैं, जो लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के जो है अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेज ऑफ टीचिंग। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण के लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं? यहाँ पे स्तर हम जानते हैं, शिक्षण के स्तर। लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। शिक्षण के 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? अब इन लेवलों को हम अवस्थाओं से जोड़ते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। इन तीनों स्तरों को स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं, दूसरा बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा चिंतन स्तर, जिसको विमर्शी भी कहते हैं। विमर्शी है चिंतन स्तर, जिसको रिफ्लेक्टिंग लेवल। ठीक है, तो स्तर 3, शिक्षण के 3 स्तर बताएंगे, 3 लेवल बताए गए हैं। क्या बताएंगे? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अब स्मृति स्तर किन अवस्थाओं के लिए होता है, बोध स्तर किन अवस्थाओं के लिए, इसको भी थोड़ा सा समझते चलते हैं। स्मृति स्तर किसका है? हर्बर्ट का है, हर्बर्ट ने दिया है। बोध स्तर किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर किसने दिया है? हंट ने दिया है। ये तीनों लोग इसके जो ये स्तर हैं, इन स्तरों के जो है इन उपागमों के, इस लेवल के ये इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसके उपागम दिए हैं। मॉरिसन ने स्मृति स्तर का मॉरिसन ने बोध स्तर का दिया है, स्मृति स्तर का हर्बर्ट ने, और चिंतन स्तर का हंट ने। ठीक है, ये तीनों इसके प्रतिपादक हैं या इसके जन्मदाता हैं। अब चलते हैं तीनों स्तरों को कैसे हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं। स्मृति स्तर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मृति स्तर का प्रयोग हमेशा हम किस स्तर पे करते हैं? शैशव। अब यहाँ पे अवस्था देखिए, किसकी अवस्थाएं? बच्चों की अवस्थाएं। हम छात्रों की अवस्थाओं के आधार पे कह रहे हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था। दूसरा यहाँ पे बाल्यावस्था, अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए,
स्मृति स्तर पर, स्मृति लेवल पे जब हम कोई भी चीज़ बच्चे को बताते हैं तो बच्चे को ज्ञान से संबंधित कि बच्चा क्या उसको सीख सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सके, उसको रिकॉल कर सके, उसको याद कर सके, क्योंकि मेमोरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो जब मेमोरी लेवल की हम बात करते हैं तो छोटे शैशवावस्था में या बच्चे को जब प्ले वन में बच्चा जाता है या नर्सरी केजी में जाता है तो वहाँ बच्चों को किस मेथड से सिखाते हैं, हम स्मृति के आधार पे उसको याद कराकर, उसको रटा कर, ठीक है, ऐसे उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना जो है विकसित नहीं होता है, इतना डेवलप नहीं रहता है कि हम उसको कोई भी विषय या टॉपिक हम उसको समझा सके। पहले उसको लर्न करता है, जैसे छोटे बच्चों को हम अल्फ़ाबेट याद कराते हैं, हम गिनती याद कराते हैं, हम उनको टेबल पहाड़े याद कराते हैं, है ना, हम उनको पोयम याद कराते हैं। ये सारे याद कराने के कार्य हम कहाँ करते हैं? छोटे बच्चों पर, क्योंकि वो समझने की अवस्था में नहीं होता है। जब बाल्यावस्था में आता है, धीरे धीरे छोटे कक्षा से ऊंचे कक्षाओं में जाने लगता है तो यहाँ बच्चा का अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होने लगता है और वो बातों को समझने लगता है। समझने के साथ ही वह तीसरे किशोरावस्था में चिंतन करने लगता है। तो इस प्रकार से इनके साथ ही हम स्तर भी बांट सकते हैं। यहाँ प्राइमरी, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेवल बता रहे हैं, यहाँ पे माध्यमिक और यहाँ पे उच्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग करे हैं। तो इस तरह से तीनों स्तर पे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, तीनों स्तर पे एक बच्चे के हम उसकी अवस्थाओं से अगर जोड़ते हैं तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, जैसे जैसे उसके अवस्थाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी जो है उसके सभी पक्षों का विकास होता है और वैसे वैसे बच्चे को शिक्षण में भी, शिक्षण प्रक्रिया में भी वैसे ही विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि उनकी अवस्थाएं होती हैं और वैसे ही शिक्षण में भी उसके उद्देश्य भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई शिक्षण के स्तर, तीनों स्तर, तीनों लेवल जो हमने आपको बताया। ठीक है, अगला हम आते हैं अब स्मृति स्तर में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा, शायद हम आगे बढ़ जाते हैं। स्मृति स्तर पे बच्चे को याद कराते हैं, बच्चे को कोई चीज़ रिकॉल कराते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में प्रत्यास्मरण कराते हैं, उसको ज्ञान कराते हैं। और बोध स्तर पे यहाँ पे बच्चा किसी भी विषय का ज्ञान के साथ साथ उसको समझने लगता है, उसको पूरा वर्गीकृत करने लगता है, उसके बारे में अपना जो है विचार रखने लगता है, यानी कि उसको समझ के उसको कहीं ना कहीं उसको कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है, उसको वर्गीकृत कर सकता है, उस पर अपना जो है उसकी व्याख्या कर सकता है अपने शब्दों में, क्योंकि वो समझ रहा है, उस पर अपना परिभाषा दे सकता है ना। और चिंतन जब आएगा, चिंतन यह सबसे उच्च स्तर होता है, इसीलिए उच्च स्तर पे इसको कराया जाता है। तो उच्च स्तर पे जब वो कार्य करता है तो यहाँ पे बच्चा का रिफ्लेक्टिव लेवल जो है विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा समस्या का चयन करने लगता है, समस्या पर अपने परिकल्पना बनाने लगता है, उस पर तमाम तरह की परिकल्पनाओं को बनाकर उसका प्रयोग करने लगता है। यहाँ पे छात्र जो होता है वह विचार विमर्श करने लगता है, विषय से संबंधित तमाम कई तरह के विचारों को रख सकता है, उसमें से सही विचार क्या है इसका निर्णय लेने लगता है। तो इसलिए इस स्तर पे रिफ्लेक्टिव जो है लेवल पे छात्र के संपूर्ण यहाँ पे ज्ञानात्मक बोध और स्मृति बोध और चिंतन तीनों स्तर का उसमें समाहित होता है। तो वह तीनों स्तर उसके अंदर जो है क्षमता विकसित हो जाता है। तो तीनों तरह की वह तीनों तरह की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है, वह सारी क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, उसके सभी पक्षों का विकास हो जाता है। ये हो गया तीनों अवस्थाएं, तीनों लेवल, टीचिंग के तीन जो लेवल हो गए, जो तीन स्तर हुए वो हमने बताया। ठीक है, अगले में हम आपके टीचिंग की अवस्थाएं बताएंगे कि अगला अवस्थाएं क्या है शिक्षण के। अगले टॉपिक पे हम आते हैं टीचिंग, जैसे हमारा टीचिंग चल रहा है टॉपिक, तो टीचिंग स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं कौन से, शिक्षण के अभी हमने लेवल पढ़ा, लेवल 3 लेवल बताया हमने आपका, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, तो अब अगला हमारा आता है टीचिंग की शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो इसके भी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 जो है स्टेज होते हैं। कौन कौन से? पूर्व क्रिया अवस्था, पूर्व यानी प्री एक्टिव स्टेज, अंतः क्रिया अवस्था यानी कि इंटरेक्टिव स्टेज और पाश्च या उत्तर क्रिया अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। 3 स्टेज बताए गए हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये तीनों स्टेज में हमारी शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। हमने वो अवस्थाएं बताए थे जिसमें कि एक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक क्या क्या चीज़ें करता है, समस्या को लेता है, फिर उस समस्या पे उद्देश्य निश्चित करता है, शिक्षण करता है और मूल्यांकन करता है। यहाँ हमारे स्टेज एक शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या क्या प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है उसको। तो पूर्व प्री एक्टिव स्टेज में क्या करता है,
प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहले शिक्षक जो होता है वह समस्या का चयन करता है, समस्या का चयन करता है, यहाँ पे उद्देश्य निश्चित करता है, क्या करता है, उद्देश्य निश्चित करता है, पाठ योजना बनाता है, पाठ योजना बनाता है यानी पहले से प्लानिंग करता है, किसका, शिक्षण प्रक्रिया का, यानी शिक्षण के पूर्व की अवस्था है जहाँ पे शिक्षक एक शिक्षण कैसे हमें करना है इस पर पूरी तरह से उसकी प्लानिंग कर लेता है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव निश्चित कर लेता है कि हमें क्या क्या सिखाना है बच्चे को और कैसे उस पर कार्य करना है, इन सारी चीज़ों का वह पहले से डिसाइड कर लेता है। इसका मतलब कि ये शिक्षण के पूर्व की तैयारी हो गई, क्या करता है, तैयारी करता है, ठीक है, क्या करता है, तैयारी करता है। अब आता है इंटरेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है शिक्षक, शिक्षण करता है, शिक्षण के साथ ही क्या करता है, वह समस्याओं का निदान करता है, कमियों का पता लगाता है, वह उसमें सुधार करता है, सुधार करता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षण करने का कार्य करता है। यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, पाठ योजना जो उसने बनाया है उस पाठ योजना का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पे उसने शिक्षण, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव स्टेज होता है जहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर क्रियाएं करते हैं, शिक्षक अपने जो प्लानिंग किया है उसको यहाँ पे कार्य के रूप में लेता है, ठीक है। अब अगले स्टेज पे आते हैं, पास या पोस्ट एक्टिव स्टेज, जहाँ पे उत्तर एक्टिव, यहाँ पे शिक्षण के बाद की अवस्थाएं क्या होती है, यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन करता है, किसका मूल्यांकन करता है, छात्रों का, किसका करता है, छात्रों का, यहाँ पे उनके मूल्यांकन करेगा, उनका विश्लेषण करेगा कि क्या कमियां रह गई, क्या हमने सिखाया और क्या कमियां रह गई, छात्र कितना सीखा, जो हमने शिक्षण वह छात्रों का और प्लस अपना शिक्षण प्रक्रिया, इन सब का मूल्यांकन का कार्य यहाँ पे करता है, जो कि पूरा इस प्लान का प्लस शिक्षण के क्या रिजल्ट आए, क्या परिणाम आए, इन परिणामों का पता वह करता है। तभी वह एक शिक्षण प्रक्रिया में तीनों अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, तीनों आवश्यक होती हैं। इस तरह से तीनों स्टेज बताए गए हैं, जो हमने आपको स्टेज बताए, इन तीनों अवस्थाओं से होकर एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, इन तीनों स्टेजों को होते हुए। इस तरह से हमारा आज का टीचिंग जो लेवल हमने पढ़ा, टीचिंग जो है उसके अवस्थाएं पढ़ी। अब टीचिंग के प्रकार कितने हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।